हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ऑर्बिट ऑफ आईएएस में। आज हम जनवरी का करंट अफेयर्स पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें आपको क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन सब मिल गया है। आज हम यहाँ पर इसके डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन को और फिर इसके बाद क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीरो क्लिक हमला स्पीयर फिशिंग से संबंधित है। एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें एक हमलावर वैधता का फ़ायदा उठाकर या फिर उपयोगकर्ता से किसी भी तरह की बातचीत की आवश्यकता के बिना सिस्टम में अनधिकृत पहुंच सकता है। जीरो स्पीयर क्या है, ये आपको याद रखना है। एक प्रकार का हमला है, विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि उपयोगकर्ता को पता नहीं होता कि उसका सिस्टम में कोई और मतलब बिना अनुमति के पहुंच गया है, उसमें यह पहुंच प्राप्त कर ली है। स्पीयर फिशिंग भ्रम ईमेल वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की तकनीक है। तो ये आपको रखना है, स्पीयर जो फिशिंग है वो क्या है। आपका भ्रम यानी एक आपका बहाने से आपका या कि किसी भी प्रकार से एक फ्रॉड तरीके से वो डाटा को जो है एकत्र कर लेते हैं। फिर सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल सस्टेनेबल कल्चर इन अ ग्रुप इकोसिस्टम के तहत पश्चिम बंगाल में किसानों ने 30 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन की शुरुआत की है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। झींगा पालन मानव उपभोग के लिए झींगा पालन मानव उपभोग के लिए झींगा आपकी कारिडिया या फिर डेंड्रो ब्रांचियाटा समूह के क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, का उत्पादन एक जलीय कृषि अभ्यास है जो खारे और मीठे पानी के वातावरण में किए जाते हैं, खारा और मीठा दोनों। उसके बाद है ब्लॉकचेन अपना नाम डिजिटल डेटाबेस या लेजर से प्राप्त करता है। तो ब्लॉकचेन कहाँ से अपना नाम प्राप्त करता है? डिजिटल डेटाबेस या फिर लेजर से प्राप्त करता है, जहाँ जानकारी को ब्लॉक के रूप में संग्रहित किया जाता है जो श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ युग्मित होते हैं। स्थायी और छेड़छाड़ का स्पष्ट रिकॉर्ड रखने, वास्तविक समय लेन देन, पारदर्शिता और लेखा परीक्षा का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है। यह स्थायी और छेड़छाड़ स्पष्ट रिकॉर्ड रखने, रियल टाइम लेन देन, पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी का अनूठा संयोजन प्रदान करता है। ब्लॉकचेन की एक स्पष्ट प्रति एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का उपयोग करते हुए उपलब्ध की जाती है। ब्लॉकचेन का महत्व क्या है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विशाल और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रबंधन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और सुरक्षा की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला में नवाचारों की सुविधा प्रदान कर सकती है। इनमें शामिल है कि वित्तीय लेन देन, क्रिप्टो करेंसी के मामले में चुनावी मतदान, चिकित्सा रिकॉर्ड, अकादमिक अध्ययन सामग्री, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड, पेशेवर प्रशंसा पत्र से संबंधित जानकारी का प्रबंधन होता है। तो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ये रखना है आपको याद। चुनावी वित्तीय लेन देन हो गया जो क्रिप्टो करेंसी के उसमें होता है, चुनावी मतदान हो गया, रिकॉर्ड हो गया, चिकित्सा रिकॉर्ड हो गया, अकादमिक अध्ययन हो गया, संपत्ति स्वामित्व वगैरह और पेशेवर हो गए, ठीक है। और ब्लॉकचेन जैसा भी केंद्रीकृत ढांचा प्रणाली और उसमें संग्रहित जानकारी को धोखाधड़ी प्रूफ, पारदर्शी, विश्वसनीयता बनाता है, ठीक। उसके बाद महिला से संबंधित भी संवैधानिक सुरक्षा क्या है? मौलिक अधिकार ये सभी भारतीयों को मानता के अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 एक क्या कहता है? लिंग के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 3 जो है महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रावधान है, ठीक। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य में क्या कहते हैं? ये सुनिश्चित करता है कि 51A के तहत महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार निषिद्ध है। आर्टिकल 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसमें महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। उसके बाद है बाजरा प्रकाश असंवेदनशील विकसित होने के लिए एक विशिष्ट प्रकाश अवधि की आवश्यकता नहीं है
और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले हैं। बाजरा बहुत कम या बिना किसी बाहरी नुकसान इनपुट के खराब मिट्टी पर भी बढ़ सकते हैं। बाजरा कम जल की खपत करता है और सूखे की स्थिति में असिंचित परिस्थिति में बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी विकसित होने की क्षमता रखता है या सक्षम है। बाजरा अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर और विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण गेहूं, चावल की तुलना में कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से बेहतर होता है। और बाजरा कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। बाजरा जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। उदाहरण के लिए रागी को सभी खाद्यान्नों में सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री के लिए जाना जाता है। तो ये याद रखना है कि उदाहरण में रागी की जो फसल है उनको कैल्शियम के लिए सबसे अधिक मात्रा मतलब उनमें पाई जाती है के लिए जाना जाता है। फिर है आपके परचेसिंग मैनेजर लिंक इंडेक्स PMI के लिए प्रबंधन सूचकांक एक समग्र आर्थिक संकेत है जिसका उपयोग विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र कौन से एक तो आपका विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र दोनों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। ये क्रय प्रबंधकों के सर्वेक्षण पर आधारित है जिनमें उनकी कंपनियों के उत्पादन की क्षमता और भविष्य की स्थिति, नए आदेश और रोजगार सूची और आपूर्तिकर्ता विपणन के समय जानकारी प्राप्त की जाती है। PMI का 50 से ऊपर स्कोर दर्शाता है कि विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और जबकि 50 से नीचे का दर्शाता है कि संकुचित हो रहा है। तो आपको ये PMI जो संकेतक है ये आपका विनिर्माण और आर्थिक क्षेत्र के लिए है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 7 स्टेम सेल के दो मुख्य प्रकार हैं, एक तो भ्रूण स्टेम सेल और बेक्स स्टेम सेल। भ्रूण स्टेम सेल के प्रारंभिक चरण के भ्रूण से प्राप्त होते हैं और शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। और मैसन कायमल स्टेम सेल जैसे स्टेम सेल कैंसर कोशिकाओं के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सक्षम पाए गए हैं। स्टेम सेल को कैंसर से लड़ने वाली दवाओं को निर्मित करने और सीधे ट्यूमर तक पहुंचने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेम सेल कैंसर से लड़ने की वाली दवाओं में निर्मित और सीधे ट्यूमर से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। फिर है आपकी विरासत वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों की एक लक्ष्य है। तो इसमें आपको याद रख लेना है उत्तर प्रदेश की बनारस साड़ी पता ही होगा, महाराष्ट्र की पैठनी, तमिलनाडु की कांजीवरम, केरल की कस्बू, पश्चिम बंगाल की जामदनी, गुजरात की बंधनी और असम की मुगा, पंजाब की कुलकारी, राजस्थान की कमलकारी। तो कस्बू केरल से, मूंगा असम से और कलमकारी राजस्थान से ली गई है, संबंधित है। ठीक। फिर ChatGPT एक अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत 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 धारणाओं को चुनौती दे सकता है और साथ ही अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद यह कंपनी के GPT 3.5 सीरीज के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पर आधारित है। उसका GPT का मतलब जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर 3 है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव के समान जो है पाठ करने के लिए गहन शिक्षण तकनीक पर निर्भर है। मॉडल को ये भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा और इसलिए तकनीक रूप से ChatGPT के साथ बातचीत की जा सकती है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ परिसीमन जो होता है का शाब्दिक अर्थ जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी देश में निर्वाचन द्वारा चुनावों के लिए क्षेत्र की सीमाओं को तय करने का कार्य या प्रक्रिया से है। और संविधान के अनुसार आयोग आदेश अंतिम है। आयोग का जो आदेश होगा वो अंतिम है, किसी भी अदालत के समक्ष पूछताछ नहीं की जा सकती क्योंकि ये अनिश्चित काल तक चुनाव
आयोजित करता रहेगा। और एक बोर्ड एक मूल्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। संगठन में परिसीमन आयोग के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो आपका रिटायर्ड न्यायाधीश होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, फिर संबंधित राज्य का मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त होगा। और वर्ष 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा पहला परिसीमन बनाया गया था। तो पहला आपको जरूर याद रखना है कि 1950-51 में बनाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। उसके बाद 1952, 1962, फिर 72, फिर 2002 के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग का गठन 4 बार, ठीक है, 52, 63 और 73 और 2002 में किया गया था। और 1991 और 1991 और 1991, ठीक है, 81 और 91 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ था। उसके बाद जब वस्तुओं या सेवाओं की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल मांग में वृद्धि होती है और आपूर्ति पूर्व स्थिति पहुंच जाती है और अथवा घट जाती है। स्टैगफ्लेशन कम आर्थिक विकास और उच्च मुद्रास्फीति का एक संयोजन है। आर्थिक विकास कम हो रहा है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो कुल मांग में गिरावट आर्थिक विकास को कम करके और बेरोजगारी को बढ़ाकर गतिरोध पैदा कर सकती है, जबकि एक ही समय में उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है और खर्च करने की उनकी क्षमता को और कम कर सकती है। यानी महंगाई भी हो रही है और उसमें आर्थिक विकास भी कम हो रहा है। फिर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ प्रावधान में शामिल किए गए हैं। यातायात अगर का उल्लंघन करते हैं तो दंड में वृद्धि कर दी गई है और उच्च जुर्माने के साथ साथ कुछ अपराधों के लिए कारावास की सजा भी है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन डेटाबेस प्रदान किया गया है। भारत में सभी मोटर वाहन उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए मोटर वाहन और दुर्घटना कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और कानूनी दायित्व के डर के बिना सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए गवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु गुड सेमेरिटन का प्रावधान किया गया है। गुड सेमेरिटन क्या है, तो ये आपको बताया है कि सड़क दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसमें कानूनी दायित्व के डर के बिना आप किसी की हेल्प करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये शब्दावली दी गई है। शोधकर्ताओं से पहले ज्ञात वायरोबोर अथवा एक ऐसे जीव की खोज की गई जो वायरस का भक्षण करता है। वायरोबोर क्या है, जो वायरस का भक्षण करता है। खाद्य श्रृंखला में वायरस की भूमिका संबंधी नए निष्कर्ष सूक्ष्म स्तर पर हमारी सोच और समझ को बदल सकते हैं। इसकी पहचान प्राजीव प्रोटिस्ट की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करता है। वायरस का भक्षण करने वाले प्राजीवों की इन प्रजातियों को वायरोबोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हिल्टेरिया की एक प्रजाति है। ऐसे सूक्ष्म सिलिएट्स जो प्रायः मीठे पानी में रहते हैं, ठीक है, ये सिलिएट्स होते हैं, इनके सीलिया पाए जाते हैं और ये जो हैं मीठे पानी में रहते हैं। और सूक्ष्म जीव हिल्टेरिया जीव का एक सामान्य जीनस वर्ग है। अपने बालों के समान सीलिया के रूप में पानी में चलने के लिए जाना जाता है। वायरोबोर आपका जो वायरस को खाने वाले होते हैं। उसकी बात है, हाल ही में चेरपुलाश्री केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कीर्ति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने भित्ति चित्र भी कहते हैं। भित्ति चित्रों का सबसे पहला प्रमाण अजंता एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं और सित्तनबासल की गुफाओं पर चित्रित सुंदर भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। और भित्ति चित्रों के सर्वाधिक प्रमाण जो है प्राचीन लिपियों में साहित्य में मिलते हैं। और विनय पिटक के अनुसार वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने अपने महल की दीवारों पर उस समय के राजा और
व्यापारियों को चित्रित करने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया था। ये बात दोबारा से आप पढ़ लेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। फिर है ज्योतिबा राव फुल्ले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी और समाज सुधारक महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्हें ज्योतिबा फुल्ले के नाम से भी जाना जाता है। और ये इन प्रमुख प्रकाशन जो है तृतीय रत्न 1855 और पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा 1859 और गुलामगिरी 1873 और सेतकरायचा असूद जो है 1881, ये प्रमुख प्रकाशन है। ठीक है, उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें अंततः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे निष्ठावान समर्थकों ने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के द्वारा की गई थी। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड निकाला है। तो विश्व बैंक ने जो है दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड निकाला है, आपका WVC लॉन्च किया है। और इसके बाद राइनो बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जो ब्लैक राइनो की आबादी में वृद्धि और विशिष्ट संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। और राइनो बॉन्ड को वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। 5 वर्ष हेतु सतत विकास बॉन्ड है जो कि दक्षिण अफ्रीका में 5 वर्ष हेतु सतत विकास बॉन्ड है, 5 वर्ष के लिए है। और जो दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। उसके बाद है निगम कर, एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या फिर कंपनी के संचालन से लाभ जो है उसके संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। उसके बाद ये किसी भी निगम के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है और जिसकी गणना उक्त निगम के कुल राजस्व से बेचे गए उत्पादों की लागत, परिचालन व्यय और मूल्यह्रास जैसे स्वीकार्य खर्चों को घटाकर की जाती है। निगम कर अब कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत है। तो निगम कर कंपनी अधिनियम जो है 1956 के तहत जो है भारत में पंजीकृत है और निजी कंपनियों का देह है। जैन धर्म छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तब प्रमुखता से उभरा जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है विजेता। वे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया और लोगों को इसका उपदेश दिया करते थे। ऐसे सभी 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है नदी निर्माता, अर्थात जो तीर्थंकर संस्कृति का शब्द है जिसका अर्थ है नदी निर्माता, अर्थात जो नदी को पार करने में सक्षम हो और वही संसारिक जीवन के सतत प्रवाह से पार कराएगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और अंतिम 24 भगवान महावीर। तो प्रथम और अंतिम जो आपको याद रखना है, प्रथम जो है ऋषभनाथ और अंतिम भगवान महावीर। जैन धर्म को अत्यधिक महत्व देता है, अहिंसा को जो है अत्यधिक महत्व देता है, जिसमें 5 महाव्रतों की बात की गई। अहिंसा, सत्य, असत्य या फिर आचार्य, चोरी न करना और अपरिग्रह जो गैर आसक्ति या फिर गैर अधिपत्य और ब्रह्मचर्य शुद्धता। तो 5 शिक्षकों के 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था। फिर PWD के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे 2006 में अपनाया गया था। और दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदिक हानि है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ आपसी क्रियाओं में दूसरे के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भारत ने अक्टूबर 2007 में कन्वेंशन की पुष्टि की थी। UNRPD के तहत
दायित्व को पूरा करने के दृष्टिकोण से संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। शीर्ष संस्थानों और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अलावा भारतीय जो शीर्ष संस्थानों हैं हमारे पास प्रयोगशाला के वैज्ञानिक शोधकर्ता के अलावा भारतीय विज्ञान कांग्रेस कॉलेज और विद्यालय के विज्ञान प्रशिक्षकों प्रोफेसरों को एक मंच प्रदान करता है। यह विज्ञान से संबंधित मामलों पर छात्रों और सामान्य जनता के बीच आपसी वार्तालाप के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा किया गया है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कार्यरत एक स्वतंत्र निकाय है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। तो आपको पहला याद रखना है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो सत्र है पहला 1914 में आयोजित किया गया था। फिर हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत से उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली विद्युत और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें ऋणात्मक अवशेष को कैथोड और धनात्मक अवशेष को एनोड कहा जाता है। तो ऋणात्मक को कैथोड और धनात्मक को एनोड कहा जाता है। ऑक्साइड एल्यूमीनियम एक ऐसा चट्टान जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रेट एल्यूमीनियम ऑक्साइड पाया जाता है। गुजरात और गोवा के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर बॉक्साइट जो है भंडारण मुख्य रूप से लेटेराइट से जुड़े हैं और पहाड़ियों एवं पठारों पर आच्छादन के रूप में पाए जाते हैं। बॉक्साइट का प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भारत में भंडारण 2019 के आंकड़ों के अनुसार अकेले उड़ीसा में देश के बॉक्साइट संसाधन का 51% हिस्सा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद गुजरात है और इसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। प्रमुख बॉक्साइट संसाधन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। तो प्रमुख बॉक्साइट का संसाधन जो है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। उत्पादन वर्ष 2020 में कुल उत्पादन में उड़ीसा का 71% और क्रम में गुजरात 9 और झारखंड 6 पर रहा। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ हैं, भारतीय, सुमत्रन और श्रीलंकन। तो भारतीय उप प्रजाति महाद्वीप के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य द्वारा किया जाता है और इस झुंड में नर हाथी की सभी संतानें शामिल होती हैं, नर और मादा। हाथियों में सभी स्तनियों की लंबी हाथियों में सभी स्तनधारियों की सबसे लंबी गर्भकालीन अवधि होती है जो 680 दिनों या फिर 22 महीने तक चलती है। 14 से 45 वर्ष के बीच की मादा हाथी लगभग हर 4 साल में बच्चे को जन्म दे सकती है। 14 से 45 साल की मादा जो है 4 साल में बच्चों को जन्म दे सकती है, जबकि औसत जन्म अंतराल 52 साल की उम्र तक और 5 साल और 60 साल की उम्र में 6 साल तक बढ़ जाता है। और सुरक्षा की स्थिति में देखा IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है और साइट की परिशिष्ट सूची 1 में है। फिर है फाइटोरिड तकनीक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR आपके राष्ट्रीय
पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा विकसित की गई है। तो फाइटोरिड तकनीक जो है CSIR और नीरी द्वारा विकसित की गई है। भारत भर में विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जल के लिए इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में एक निर्मित आर्द्र भूमि शामिल है, जिसे विशेष रूप से नगरपालिका, शहरी, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। नगरपालिका, शहरी, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए किया गया है। तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश के फाइटो तकनीक का उपयोग कर देश का पहला तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र होने का दावा करके जल उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। तिरुपति नगर यानी आंध्र प्रदेश पहला है जो इस फाइटोरिड तकनीक का उपयोग करके करेगा पहली बार। फिर है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS क्या है? GPS एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की ज़मीनी स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाला एक उपयोगी साधन है और उपयोगकर्ता को स्थिति, नेविगेशन, समय और सेवाएं प्रदान करता है। यह नेटवर्क 24 उपग्रह हैं। यह नेटवर्क में 24 उपग्रह हैं जो नागरिक सैन्य सेवा हेतु प्रदान करता है। नागरिक सेवा निरंतर विश्वव्यापी आधार पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैन्य सेवा US और संबद्ध सशस्त्र बलों के साथ अनुमोदित सरकारी एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और स्वीडन G20 का सदस्य नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। गति शक्ति या फिर नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। योजना के विषय में जो है आपका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना और लागत में कमी करना और रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना। इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ सभी विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की सभी मौजूदगी व नियोजित पहले शामिल होंगे। प्रत्येक विभाग अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और निष्पादन करते समय महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने हेतु एक दूसरे की गतिविधियों के दृश्य में रहेगा। फिर वर्ष 2024 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फील्ड हॉकी के रूप में 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फील्ड हॉकी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विशेष रूप से विश्व कप के लिए उत्तरदायी है। मुख्यालय लॉसने स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा विश्व भर में हॉकी के लिए एकमात्र शासी निकाय की मान्यता प्राप्त है। भारत में विरोध का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। विरोध कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, बल्कि एक कानूनी अधिकार है और इस आधार के साथ प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। हड़ताल का आशय जो है निर्धारित आवश्यकताओं शर्तों के तहत काम करने से कर्मचारियों का समूह के रूप में इनकार करना है। हड़ताल के कई कारण हो सकते हैं, हालांकि मुख्य तौर पर आर्थिक हड़ताल के रूप में परिभाषित मजदूरी एवं लाभ में सुधार करने के लिए है या श्रम प्रथाओं कार्य स्थितियों में सुधार के उद्देश्य के संदर्भ में की जाती है।
फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत समाहित किया गया है। तो औद्योगिक विवाद जो था 1947 का, उसे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के संबंध में जो है समाहित किया गया है। फिर पेरिस जलवायु समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है। पेरिस जलवायु समझौता जो है गैर बाध्यकारी समझौता है। इसका अर्थ है कि देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्यता नहीं है। हालांकि देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें अपनी प्रगति का नियमित रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम सीमित करना है और पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। तो समझौते के तहत विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने में मदद करने के लिए विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस वित्तीय सहायता को जलवायु वित्त के रूप में भी जाना जाता है। तो जो जलवायु के प्रभावों में जो मदद की जाएंगी विकसित देशों के द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसे हम वित्तीय सहायता को जलवायु वित्त के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP का उद्देश्य जिन जिलों का विकास करना है उन्हें प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है। तो आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं। आकांक्षी जिले में वो जिले आएंगे जो कि बहुत ही खराब आर्थिक और सामाजिक संकेतों से प्रभावित हैं और भारत सरकार के स्तर पर कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति हेतु जिम्मेदारी संभाली है। रैंकिंग के लिए मापदंड 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित है। 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के लिए वृद्धिशील सुधारों के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। स्वास्थ्य और पोषक 30% है, शिक्षा 30% है, कृषि और जल संसाधन 20% है, वित्तीय समावेशन कौशल जो है 10% है, अवसंरचना 10% है। तो ये आपको रैंकिंग याद रखनी है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम विकास जो है पहले, इसका उद्देश्य क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम विकास पहल भी है जिसका उद्देश्य क्या है, प्रदर्शन में सुधार करना है और विभिन्न विकास मापदंडों को पिछड़ रहे हैं उनके लिए। और इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। ABP आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP पर आधारित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम विकास पहल किस पे आधारित है, तो वो जो आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उस पर आधारित है। उसके बाद भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी। और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। इन्होंने एक टिकट निकाला है जिस पे लिखा है सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया है। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस पर एक डाक टिकट निकाला है। और पृष्ठभूमि 9 जनवरी को पीडीपी के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया था। 2003 में प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और लेकिन 2015 में इसे संशोधित किया गया था और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान आयोजित किया जाता था। और पीडीपी 2023 का विषय जो है प्रवासी यानी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। और इसके बाद इस दिन सरकारी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है और एक अनिवासी भारतीय NRI और PIO
भारतीय मूल के व्यक्ति और अभिनिवासी भारतीय मूल के निवासियों द्वारा स्थापित और संचालित एक संगठन को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जिन्होंने विदेश में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की चिंताओं का मूर्त रूप का समर्थन करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने जिला के लिए केंद्र का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के लिए केंद्र का पहला जो आपका प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है और PGID व्यापक विश्लेषण के लिए सूचकांक का निर्माण कर जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आंकलन है। PGID जो है विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा में जिला स्तर के प्रदर्शन का आंकलन किया जाता है, जिनमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस और नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 संबंधित जिलों में आंकड़े शामिल किए गए हैं। फिर बायोलॉजिन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो अद्वितीय आणविक स्पंज है जैसी संरचना है सामग्री जो प्रदूषित जल में अवशोषित प्रदूषित पदार्थों को सोख कर उसे साफ कर सकती है और लक्षित और प्रदूषण को हटाने के लिए आपका बायोलॉजिन यूनिट क्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से संचालित आयन एक्सचेंज नैनोमीटर आकार के माइक्रोपोर्स और विशेष वाइंडिंग साइट्स के संयोजन का उपयोग करता है। सामान्य सॉल्वेंट सामग्री के विपरीत सामग्री के विषाक्त प्रदूषकों के प्रति बहुत ही चयनात्मक पाई जाती है। यह बाथिंग स्पंज की तरह ही कार्य करता है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश के गंतव्य में बदलना है और इसका नेतृत्व उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। नए औद्योगिक के लिए विदेश निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिए भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना। मध्य अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को 12 से 14% वार्षिक का लक्ष्य है। देश के घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की जिम्मेदारी को 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% तक करना है और वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना है। फिर वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। बांदीपुर के अन्य संरक्षित क्षेत्रों और उत्तर पूर्व में नागरहोल टाइगर रिजर्व तथा दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है और कावेरी नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। DNA मिथाइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप मिथाइल समूह को DNA अणुओं में जोड़ा जाता है और DNA मिथाइलाइजेशन जीन एक्सप्रेशन में प्रक्रिया जिसमें किसी जीन में उपस्थित सूचना के प्रयोग से किसी जीन उत्पाद का निर्माण होता है और को नियंत्रित करने के लिए कोशिकाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक एपिजेनेटिक तंत्र है। एपिजेनेटिक ब्लॉक तकनीक क्या है? कालानुक्रमिक आयु का अनुमान लगाने के लिए DNA का मैथिलीकरण स्तर को मापा जाता है और इसे विसरल लीशमैनियासिस या ब्लैक फीवर या फिर दम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। लीशमैनियासिस के 3 प्रकार है। हाथ का लीशमैनियासिस ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और रोग का गंभीर रूप है। फिर है त्वचीय
जो है आपके लीशमैनियासिस, यह बीमारी त्वचा पर घाव का कारण बनती है और ये बीमारी आम रूप है। और श्लेष्म त्वचीय लीशमैनियासिस, यह बीमारी त्वचा पर एवं श्लेष्म घाव का कारण होती है। ये प्रोटोजोआ परजीवी लीशमैनिया के कारण होने वाली एक घातक परजीवी बीमारी है। मुख्य रूप से अफ्रीका और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। यदि ये समय पर उपचार नहीं किया गया तो रोग की मृत्यु का कारण बन सकती है। वैश्विक राष्ट्रीय स्थिति, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार काला आजार दुनिया की दूसरी सबसे घातक परजीवी बीमारी है और नवंबर 2022 तक 8 देशों ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान के लगभग 89 प्रतिशत वैश्विक मामले देखने को मिले हैं। विश्व स्तर पर रिपोर्ट किए गए कालाजार के मामले में भारत का योगदान जो है 11.5% का है। भारत में कालाजार के 90% से अधिक मामले बिहार, झारखंड से रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और संकेत और लक्षण हैं बुखार, वजन घटना, कालाजार और रक्त अल्पता और यकृत और पीलिया का बढ़ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद है 39 जो है विशेष आहरण SDR क्या होता है? विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के लिए बनाया गया था। और SDR ना तो एक मुद्रा है और ना ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है, बल्कि IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए SDR का आदान प्रदान किया जा सकता है। SDR के मूल्य की गणना जो है बास्केट और करेंसी में शामिल मुद्राओं और औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल है: अमेरिकी डॉलर, यूरो और चीन की मुद्रा, रमनी और जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड। और SDR या फिर SDRI पर ब्याज दर सदस्यों को उसके SDR होल्डिंग पर दिया जाने वाला ब्याज है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का प्लान किया है और इसकी परिकल्पना भारत यूनाइटेड किंगडम प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन 2021 में हस्ताक्षर किया गया था। और ये योजना की प्रारंभ अवधि 3 वर्ष होगी और मार्च 2023 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। योजना के तहत 3000 डिग्री धारक नागरिक 18 से 30 को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। फिर है फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो तब बनता है सूर्य प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है। यानी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड होनी चाहिए और आपका वाष्पशील होनी चाहिए, वाष्पशील जो है कार्बन यौगिक होने चाहिए। फिर स्मॉग में पाए जाने वाले अन्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक शामिल होते हैं। स्मॉग में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक धरातलीय ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटिंग प्रक्रिया है जिसमें विद्युत प्रवाह के उपयोग के बिना एक सबस्ट्रेट पर निकल मिश्र धातु कोडिंग की जाती है और एक निकल क्रोमियम मिश्र धातु जिसे इनकोनेल कहा जाता है। निकल और क्रोमियम मिश्र धातु इनकोनेल कहा जाता है में जंग और उच्च तापमान के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कि 1987 में अपनाया गया था, ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए विश्वव्यापी समझौता था। किगाली संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षधार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को कम करने पर सहमत हुए थे और भारत में गोतेनबर्ग प्रोटोकॉल पर साक्षर नहीं किए थे। ये देख लीजिए आप पूरा ओजोन का क्या है।
फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने विजन 2047 के साथ अपने रणनीतिक रोड मैप का अनावरण किया है और उम्मीद है कि देश की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में भारत एशियाई फुटबॉल के क्षेत्र में एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। भारतीय फुटबॉल का विजन 2047 में भारतीय फुटबॉल के लिए एक दीर्घकालिक योजना है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक इसे दुनिया की शीर्ष 50वीं रैंक वाली टीम बनाना है, जो भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। विजन दस्तावेज इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों का प्रस्ताव करता है। इसमें शामिल हैं ग्रास रूट कार्यक्रम। AIFF का उद्देश्य पूरे भारत में 100 गाँव में 35 मिलियन बच्चों तक पहुंचने के लिए ग्रामीण ग्रास रूट कार्यक्रम को लागू करना है। इसका लक्ष्य 1 मिलियन पंजीकरण खिलाड़ियों को पंजीकृत करना और 25 मिलियन बच्चों को स्कूल के माध्यम से फुटबॉल में शिक्षा प्रदान करना। उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी में भारी लैंगिक असमानता है। आधारभूत संरचना नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करके बुनियादी ढांचे का विकास करेगा और जो सरकारी अधिकारियों, फुटबॉल टीमों, क्लबों, निगमों और निजी निवेशकों की बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रदर्शन। भारत का राष्ट्रीय फुटबॉल प्रदर्शन स्काउटिंग से डेटा एकत्र करने और तकनीकी पाठ्यक्रम बनाने, कोच और खिलाड़ियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और राष्ट्रीय टीम के लिए एक प्रतिभा पूल में तब्दील होने की उम्मीद पर आधारित है। राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन बनाने के लिए भारत पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तरों पर फुटबॉल की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोच शिक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा। 50,000 सक्रिय कोच बनाने का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें 4500 न्यूनतम सी लाइसेंस से युक्त होने चाहिए और 2026 तक डेटा एकत्र करने और स्काउटिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि फुटबॉल प्रदर्शन खोजने के लिए समग्र दृष्टिकोण समान है और दस्तावेज एक स्थायी क्लब संरचना के निर्माण पर जोर देता है और एक मजबूत लीग प्रणाली स्थापित करने और भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता में सुधार करने में मदद करेगा, जिससे अंततः अंतर्राष्ट्रीय पर बेहतर प्रदर्शन होगा। फिर ART अधिनियम 2021 के प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार ART से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें गर्भावस्था के लिए किसी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्मकों को स्थानांतरित किया जाता है। इसमें जेस्टेनल सैरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और युग्मक दान शामिल है। युग्मक जो है दान शामिल है और दाताओं के लिए पात्रता संबंधित शर्तें हैं। सीमन प्रदान करने वाले पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष तथा अंडाणु दान करने वाली महिला की 23 से 35 वर्ष की बीच होनी चाहिए। महिला द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक बार अंडाणु दान किया जाएगा। महिला द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक बार अंडाणु दान किया जाएगा और दान किए जाने वाले अणुओं की अधिकतम संख्या 7 होगी। कोई बैंक एकल दाता के युग्म को एक से अधिक कमीशनिंग पार्टी को नहीं दे सकता है। कमी अविवाहित और विषम लैंगिक जोड़ों का बहिष्कार। इस अधिनियम में अविवाहित और तलाकशुदा और विधुर पुरुषों और अविवाहित पुरुष से सहवास करने वाले विषम लैंगिक जोड़ों, ट्रांस व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों, चाहे विवाहित हों या साथ रहने वाले को ART सेवा को लाभ लेने से वंचित करता है। और ये बहिष्करण जो है प्रासंगिक है क्योंकि सरोगेसी अधिनियम उपरोक्त व्यक्तियों को प्रजनन की एक विधि के रूप में सरोगेसी का सहारा लेने से भी मना करता है। और सेदुनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के पश्चिम तट में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है और हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। अभयारण्य प्रस्तावित अगस्त्यमलाया बायोस्फीयर रिजर्व और प्रस्तावित कोल्लम सेदुनी एलिफेंट रिजर्व का भी एक हिस्सा है। तापमान व्युत्क्रम एक मौसम संबंधी घटना है।
तापमान व्युत्क्रम एक मौसम संबंधी घटना है, तब होती है जब गर्म वायु की परत ठंडी वायु की परत के ऊपर आती है। व्युत्क्रम जो है, गर्म वायु की जो परत है वो ठंडी वायु की परत के ऊपर होती है, जबकि सामान्य स्थिति में गर्म वायु गर्म वायु की सतह के ताप होती है सॉरी जबकि सामान्य स्थिति में गर्म वायु सतह के पास होती है और ठंडी वायु वातावरण में ऊपर होती है। कोहरा तब बनता है जब वायु का तापमान और आर्द्रता एक ऐसे बिंदु पर होती है जहां वायु संतृप्त हो जाती है और जलवाष्प छोटी बूंदों में संघनित हो जाता है। और संबंध कोहरे का निर्माण तापमान व्युत्क्रमण के परिणामस्वरूप होता है, जहां आर्द्र वायु को अवरोहित और ठंडा होने से रोकने के लिए एक आवरण के रूप में काम करता है, कोहरे का निर्माण करता है। संबंध कोहरे का निर्माण तापमान व्युत्क्रमण के कारण होता है। आमतौर पर यह सघन नहीं होता है और अधिक समय तक बना रह सकता है। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसका विकास जो है 1983 में शुरू किया गया था और भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका परीक्षण 1983 में हरिकोटा सार सेंटर से किया गया था। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर की है। पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 श्रेणी की मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण का कोड नाम धनुष है। सोवियत SA-2 सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है और वर्ष 1950 के दशक के मध्य विकसित सोवियत SA-2 मिसाइल सोवियत संघ की सतह से वायु में मार करने वाली पहली प्रभावी मिसाइल थी। और यह मिसाइल युद्ध क्षेत्र हेतु सामरिक परमाणु हथियारों के रूप में डिजाइन की गई, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और पृथ्वी मिसाइल 1 वर्ष 1994 से भारतीय सेना में सेवारत है। कथित तौर पर प्रहार मिसाइलों को भी पृथ्वी 1 मिसाइलों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पृथ्वी सेकंड मिसाइलें वर्ष 1996 से सेवा में है। और जब मिसाइल को 2003 में पहली बार भारत के सामरिक बल कमांड में शामिल किया गया था। ये IGMDP के तहत विकसित पहली मिसाइल थी और वर्ष 2004 में 350 किलोमीटर की अधिक विस्तारित रेंज वाली पृथ्वी 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और भारतीय स्कैमर का एक आयातन्य नाम जो इंडियन सीजर बिल है। ये शीत ऋतु में अधिक विस्तारित होते हैं। भारतीय स्कीमर्स पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों में पाए जाते हैं। प्रजातियों को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। अधिक अधिवास का नुकसान नदी के समीप व्यापक और अनियंत्रित वृद्धि के कारण नदी तंत्र में व्यवधान है। और सुरक्षा की दृष्टि से IUCN की जो रेड लिस्ट स्थिति में संकटग्रस्त है, सैड सूची में नहीं है ये। फिर है स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 वर्ष जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया था और वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया जो पश्चिम दृष्टिकोण में हिंदू की धर्म की व्याख्या करता है, आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने में विश्वास करता है। अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है। मानव निर्माण, चरित्र का निर्माण शिक्षा की वकालत की है।
1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। और 19वीं सदी के संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने 1800 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन एक ऐसी संस्था है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला अधिकारिता, युवा और जनजातीय कल्याण और राहत पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करती है। 1899 में उन्हें बेलूर मठ की स्थापना की जो एक स्थायी निवास बन गया था, उनका जो स्थायी निवास बन गया था। शिकायतों की पूछताछ करना और से संबंधित मामला संज्ञान में लेना, बाल अधिकारों का उल्लंघन और वंचना, बच्चों के संरक्षण और विकास के हेतु उपलब्ध कानूनों का गैर कार्यान्वयन, बच्चों की कठिनाइयों को कम करना और उनके कल्याण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों और दिशा निर्देशों का पालन ना करना। यह आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या किसी कानून के तहत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के सक्षम जो है लंबित हो, किसी भी आयोग में चलना हो तो नहीं करेगा ये। फिर है जोजिला सुरंग पूरे वर्ष श्रीनगर लद्दाख के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। ये सभी मौसम में श्रीनगर के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहेगी। और जोजिला सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग और एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सुरंग है। गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है यदि आतंकवाद के किसी भी कार्य को अंजाम देता है, उसे भाग लेता है, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है, भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा पहुंचाता है और लेकिन रिश्वत से संबंधित किसी भी कार्य को करने या उसका हिस्सेदार बनने के लिए नहीं है। और मूल रूप से 1967 में अधिनियम को 2004 और 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। फिर है गंगा बिलास क्रूज। हाल में भारत में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। जहाजरानी, बंदरगाह और जल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने परियोजनाओं का समर्थन किया है। महाबोधि मंदिर और हजार दुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंदा नगर चर्च, 4 बंगला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड साहिबगंज और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बंगाल में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों को सहित 50 पर्यटन स्थलों को यात्रा के लिए 51 दिनों की क्रूज की योजना बनाई गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के पास खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कई कार्य हैं, जैसे कि किसी भी मामले पर सलाह देने के उद्देश्य को वैज्ञानिक और तकनीकी समितियों का स्थापना करना, खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों का पंजीकरण या जो है लाइसेंस प्रदान करना, निरीक्षण एवं जांच करना और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण और एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना। हालांकि इसके शासनादेश में खाद्य व्यवसाय संचालन से एकत्र करना शामिल नहीं है। फिर है श्वेत वामन तारे का अवशेष, जिसमें अपने केंद्र में नाभिकीय ईंधन को समाप्त कर दिया है और अपने बाहरी आवरण को नष्ट कर दिया है। और ये अत्यधिक सघन और जिसका द्रव्यमान सूर्य के समान है लेकिन त्रिज्या पृथ्वी के समान है। श्वेत वामन तारा सामान्यतः अपने आप सुपरनोवा नहीं बनते। यदि श्वेत वामन तारा एक नज़दीकी तारे के साथ द्विआधारी प्रणाली में है और नज़दीकी तारा एक लाल दानव है तो सफ़ेद बौना लाल दानव तारे से
सामग्री ग्रहण कर सकता है। तो सफ़ेद बौना जो लाल दानव तारे से सामग्री ग्रहण कर सकता है और जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है। यदि श्वेत बामन तारे का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है, तो श्वेत बामन तारा अस्थिर हो जाता है और अंततः एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलपक्षी के संरक्षण का प्रबंधन का समर्थन करता है। और AWC वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा सम्मानित वैश्विक इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका संचालन अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया और नियोट्रॉपिक्स और कैरिबियंस में अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समानांतर है। भारत में इसकी शुरुआत जो है 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में की गई थी और अफगानिस्तान से पूर्व की ओर जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक एशिया के प्रमुख क्षेत्रों को तेज़ी से कवर किया है। भारत में AWC को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वेटलैंड इंटरनेशनल का द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया जाता है। भारत नेट योजना, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे भारत नेट योजना जो है यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख मिशन है। BNL भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 100 करोड़ रुपए की अधिकृत 1000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। यह राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने हेतु एक उच्च मापनीय नेटवर्क अवसंरचना है, जिसे गैर भेदभावपूर्ण आधार पर सभी घरों के लिए 2 Mbps से 20 Mbps तथा संस्थानों को उनकी मांग क्षमता के अनुसार सभी सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय संविधान में स्थापित शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत भारत सरकार के विधायी कार्य और न्यायिक कार्यों का विभाजन है। विधायी शाखा द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और भारतीय संविधान कार्यपालिका को विधायी द्वारा पारित कानूनों को वीटो करने की शक्ति नहीं है। फिर 4 जनवरी को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। सोल ऑफ स्टील की अवधारणा कौशल समूह को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है। उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की मानव क्षमता को मजबूत करेगी। यूरोप में लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर आधारित आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रणाली है जो किसी व्यक्ति के धैर्य और धीरज का परीक्षण करती है। तो फ्रेंड्स, के साथ ही हमारा करंट अफेयर्स का जो एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। आपके 60 क्वेश्चन ये हैं और उसमें 63 क्वेश्चन है, लगभग 120 क्वेश्चन है जो आपके जनवरी करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी PT 2024 का जो आप UPSC का देने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर आउट करें जिससे उसके काफ़ी हेल्प मिल सके। हम करंट अफेयर्स बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन दिक्कत होती है, हम भूल जाते हैं। तो जब क्वेश्चन उस पर बेस कर लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। तो इसको जब तक आप याद कीजिए और मिलेंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।